डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है उससे वो मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं। लेकिन जो अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करती है और उसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन को अगर डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस occur inside living cell during which organic food is breakdown and production of ATP। मीन्स के ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है, हमारे सेल्स जो हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, ATP की प्रोडक्शन होती है। तो अब बात करें कि ऑर्गेनिक फूड कौन कौन से होते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन। अब बॉडी जो है सबसे पहले जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करती है। अगर इन केस कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ना हो तो बॉडी इस केस में लिपिड्स को यूज़ करती है, और अगर लिपिड्स भी हमारी बॉडी के अंदर से लिपिड्स की डिप्लीशन हो जाए तो इस केस में भी जो हमारी बॉडी है वो प्रोटीन को यूज़ करती है। तो इसमें के जो ऑर्गेनिक फूड है हमारे पास, हमने बात की कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो है इसमें ब्रेकडाउन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो हमारा ग्लूकोज है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो इनटू स्मॉलेस्ट वन और उसके रिजल्ट में जो है हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, तो इसकी जो इक्वेशन है वो फोटोसिंथेसिस से जो है ऑपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के जो सनलाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स आते हैं और हमारे पास जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं। लेकिन जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इस केस में हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो शुगर को, इस केस में हमारे पास शुगर है और हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारे एनर्जी पैकेट्स हैं। तो जो बॉडी है वो एनर्जी को ATP की फॉर्म में, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में जो है रिलीज़ करती है। इसमें इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि बॉडी जो है वो ATP ही की फॉर्म में एनर्जी क्यों जो है जनरेट करती है। उसकी एक रीज़न है कि अगर बॉडी जो है एज सच ही जो एनर्जी यूज़ करे, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी को जो है 10 ATP एनर्जी की ज़रूरत है तो हमारी सेल जो हैं वो 10 ATP एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, तो जो बाकी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी एज सच बॉडी को हीट अप करने के लिए, या वैसे ही जो है वो हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो जाएगी। लेकिन जब ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है तो हमारे सेल्स को फॉर एग्जांपल अगर 10 ATP की एनर्जी की जो है नीड है तो वो उस 10 ATP को यूज़ करेंगे। तो जो हमारी 26 ATP जो हमारी बॉडी में रिलीज़ हुई हैं वो ऐसे ही हमारी बॉडी में प्रेजेंस रहेगी, और जैसे ही हमारी बॉडी को उन ATP की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से यूज़ कर लेगी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की जो है वो दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं। हमारे पास ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इन केस अगर हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन इस केस में होगी कि जब हमारी बॉडी के पास लेस अमाउंट ऑफ जब मीन्स के ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हमारे मसल्स को जो है वो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मीन्स के ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन जो है वो उन सेल्स तक प्रॉपर पहुंच नहीं सकेगी। तो इस केस में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, जो कि एक पेनफुल इंग्रेडिएंट है, एक पेनफुल है। तो उसको जो है वहाँ जब पेन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बॉडी उसको उस पेन को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मीन्स के
मसल्स को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो वहाँ पर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत रेयर होता है और इसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास बहुत कम मिकदार में जो है एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। मीन्स के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 2 ATPs जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक है, मीन्स के जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। तो अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन 3 स्टेप्स में होती हैं तो वो कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल है और नेक्स्ट जो है ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब सबसे पहले हम जो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। हम ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में देखते हैं। तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 6 कार्बन एटम है इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। अब पायरोवेट जो है वो 3 कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स पे जो है मुश्तमिल होता है। और जो इस रिज़ल्ट में ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं। मींस के जो हमारे पास नेट गेन प्रोडक्शन है ग्लाइकोलाइसिस के रिज़ल्ट में वो 2 ATP है। ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की इनटू पायरोवेट और जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हुई वो हुई 2 ATP। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है इसके जो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती। तो इसके जो 2 फेजेस हैं, एक प्रेपरेटरी फेज़ है और एक ऑक्सीडेटिव फेज़ है। अब जब हम इसकी इक्वेशन की बात करते हैं तो प्रेपरेटरी फेज़ में क्या होता है, जो हमारी ग्लूकोज होती है वो 2 ATP यूज़ करती है, 2 ATP के मॉलिक्यूल को यूटिलाइज़ करती है और वो क्या बनाती है 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। अब जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का हमारे पास थे 6 कार्बन, लेकिन जब हम 2 फॉस्फोग्लिसराइड की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा जो है प्रेपरेटरी फेज़ है। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रेपरेटरी फेज़ से जब हमारी जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेटिव फेज़ में जाता है तो यहाँ हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है और इसके साथ साथ हमारे पास 2 NADH प्रोड्यूस होता है। अब जो ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है इसको जो है हम इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर क्या हुआ, जो ग्लूकोज है हमारी वो 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें हमारे पास ATP की प्रोडक्शन हुई और 2 NADH बने हमारे पास और हमारे पास जो है 2 पायरोवेट जो है हमारा एंड प्रोडक्ट बना। और इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसकी रिमूवल हो रही है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल के बारे में कि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो 2 पायरोवेट में कैसे कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि हमने यहाँ पर बात की थी 2 ATP की, कि हमारे पास नेट गेन जो है वो 2 ATP होता है। तो जब हम प्रेपरेटरी फेज़ की बात करते हैं तो हमने बात की कि हमारे पास 2 जो ATP हैं वो यूज़ हुए, लेकिन हमारे पास जो ATP की प्रोडक्शन हुई वो 4 ATP की प्रोडक्शन हुई, मीन्स 4 - 2। तो हमारे पास जो नेट गेन आया वो 2 ATP आ गए। तो इसको हम आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल को कि इसमें कैसे जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ। तो नेक्स्ट हम जो है ग्लाइकोलाइसिस को स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन एटम पर बेस करता है। तो जो 6 कार्बन एटम्स ग्लूकोज के हैं वो फर्दर जो है आगे उनकी स्प्लिट होने के बाद वो 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो उनकी कन्वर्जन कैसे होती है ये तमाम हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन के ऊपर बेस है। अब जब ये ग्लूकोज जो है ATP की प्रेजेंस में ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर ATP जो है वो अपना एक फास्फेट ग्रुप जो है वो ग्लूकोज को
डोनेट कर रहा है। तो जब 6 कार्बन नंबर 6 जो है हमारा ग्लूकोज का, जब उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच होगा तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शन होंगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या है कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि जो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अपने दोनों साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सके। तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है ये हमारा आइसोमर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। मीन्स के आइसोमर के बारे में हम आइसोमर्स को ऐसे डिफाइन करेंगे, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीन्स के जो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो जब ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है जब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो इसके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास ये एबिलिटी है कि ये अपने दोनों साइड पे जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों पर ये जो है अपना फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता है। तो जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो एटीपी की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा एडीपी में। यहाँ पर क्या होगा, हमारा एटीपी फॉस्फेट का जो एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जो है डोनेट करेगा और हमारे दोनों साइड पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों पर जो है वो फॉस्फेट आकर अटैच हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो ये जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या होगा कि 6 कार्बन एटम्स पे ये पे बेस करता है, तो ये 2 पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 2 इसके जो है ना मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एक हमारे पास बनेगा DHAP जिसको हम डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं, और एक हमारा पास है PGL जिसको हम फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलिसिस के जो अगले स्टेप्स हैं उनमें हमें जो है वो सिर्फ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही की ज़रूरत होती है, बॉडी इसी को ही यूटिलाइज करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा DHAP डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है ये भी जो है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके रिजल्ट पे हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, यहाँ पर एक मेंशन किया गया लेकिन यहाँ से मुराद जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ही है, आप इसको इसी तरह ही इमेजिन करें। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है इस स्टेप के अंदर। जो हमारा फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उधर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई, हमारे पास 2NAD जो है वो 2NADH में कन्वर्ट हुए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। जो NAD है उसने एक जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हमारा NADH है इसने जो है एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया और ये बन गया हमारे पास 2NADH। तो जो 2NADH है इसने क्या किया, अपने दोनों साइड पे जो है ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में यहाँ पर जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप दोनों साइड पे आके अटैच हो गया। तो इसको हम कहेंगे बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो उसके बाद क्या होता है कि ये हमने प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर पढ़ा कि हमारे पास जो ATP हैं वो हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, ATP1 ATP2। हमने तो बात की थी कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, लेकिन प्रेपरेटरी फेज़ में हमने जो है इन्वेस्टमेंट की, हमने 2 ATP जो है डोनेट किए, तो अब उनकी रिकवरी का टाइम है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हमारे पास जो बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आया उसने क्या किया, हमारे पास हमने बात की थी कि हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ATP के रिजल्ट में हमारे पास 2 ATP आई, क्योंकि एक फॉस्फेट उसने जो है गेन किया और जो है हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास जो है इसके रिजल्ट में जनरेट हुए। तो ये हमारे पास आ गया फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। तो जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है एनर्जी की प्रोडक्शन आएगी। जो हमारे पास ATP के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो ATP के जो है मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ से वो जो है ATP जो है वो एक फॉस्फेट ग्रुप लेके 2 ATP में कन्वर्ट कर देगा। उसके या इस रिजल्ट में भी हमारे पास जो है 2 ATP जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं।
तो इस रिज़ल्ट में एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये जो हमारे पास 2-फॉस्फोइनोल पायरोवेट है, ये हमारे पास जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट के यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। हमने बात की थी कि हमारे पास 6 कार्बन जो ग्लूकोज के एटम्स हैं वो स्प्लिट होंगे 2 पायरोवेट के अंदर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट जो हैं वो हमारे पास आ गए। तो जो हमने यहाँ पर 2 ATP यूटिलाइज़ किए थे प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर, वो हमारे पास जो हैं वो दोनों यहाँ पर हमारे पास 2 यूज़ करने के बाद हमारे पास 4 ATP जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। तो हमने ग्लाइकोलिसिस की जब डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो जो है 2 पायरोवेट के अंदर 2 पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट होगी और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो नेट गेन ऑफ एनर्जी आएगा वो 2 ATP आएगा। 2 ATP हमने प्रेपरेटरी फेज़ के अंदर यूटिलाइज़ किए और जो हमारा ऑक्सीडेटिव फेज़ था उसके अंदर हमें 4 ATP जो हैं वो जनरेट हुए। अगर 4 - 2 करें तो हमारे पास जो नेट गेन आएगा वो 2 ATP आएगा। तो अब जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट हैं, अगर तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन की डेप्लीशन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये जो साइकिल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को अडॉप्ट करेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।